हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुवेदा अकेडमी। सो आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर 1, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। ओके, तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में दो टर्म्स आती हैं, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट तो आपको पता ही होगा। रिसोर्सेज क्या होते हैं? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource। सिंपल भाषा में पहले से समझ लेते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, वो रिसोर्स होती हैं। अब जो ये डेफिनेशन है इसमें तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से तीन टर्म्स हैं वो? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तीनों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। पहला आता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब क्या होता है कि मतलब हमारे पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी है उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। अगला टर्म आता है इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग ना उन रिसोर्सेज को निकालने में, उन रिसोर्सेज को यूज़ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगा दें, बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ कर लें और इतना उन रिसोर्सेज का वर्थ ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम 2 लाख रुपए का रिसोर्स निकाल रहे हैं, 2 लाख रुपए की हम लोग वुड निकाल रहे हैं, उसमें 10 लाख रुपए लगा के, मतलब उसमें मशीनरी लगाएंगे, ह्यूमन पावर, कैपिटल, सब कुछ लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि उसकी वर्थ ज़्यादा हो हमारी वुड की वर्थ से। लास्ट टर्म आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अब आप ये देखते हो कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिसोर्सेज को निकालते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स ही ना हो तो जो आसपास रिसोर्सेज हैं फिर उनका क्या काम है ना? तो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं और उसके बाद नेचर से हम लोग रिसोर्सेज निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस सेटअप करते हैं और उन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करके क्या होता है, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना? तो कैसे आपस में ये तीन टर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर और ह्यूमन बीइंग्स इन सब का यूज़ करके क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। समझ आया आपको? इंटरडिपेंडेंट मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड होना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अगला आता है उसके बाद रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट और रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जो फर्स्ट हमारा है दैट इज़ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है कि हम उन रिसोर्सेज को कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप के रिसोर्सेज आते हैं। पहला आता है बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा आता है एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो हम लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे फ्लोरा, फौना, ये सब चीज़ें। एबायोटिक रिसोर्सेज जब हम नॉन लिविंग थिंग्स से लेते हैं, जैसे रिवर्स, पॉन्ड, ये सब चीज़ें। ठीक है, मतलब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी में हमारे 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो रिन्यू और रिप्लेनिश हो सकते हैं। ठीक है, रिन्यू और रिप्लेनिश मतलब होने का मतलब है जो बार बार बन सकते हैं, जो ख़त्म नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोलर एनर्जी, हमारी विंड एनर्जी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एबंडेंस में हमारे पास है, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। अगला आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू और रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं,
जो कि अगर हमने बहुत एक्सेसिव यूज़ किया ख़त्म हो जाएंगे और फिर इनको बनने में बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे हमारी सॉइल, पेट्रोलियम या बहुत सारे फ्यूल्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कितने कितने डेवलप हुए हैं वो रिसोर्सेज। तो क्या आता है, मतलब कितना डेवलपमेंट हुआ है उन रिसोर्सेज का। पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज को समझ लेते हैं, वो रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी पता है, ठीक है, लेकिन उन्हें हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे गुजरात में हमारे पास बहुत सारा यूरेनियम है, लेकिन उसे हम अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। फिर आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी भी पता है और हमारे पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी भी है और हम उन्हें आज की टाइम में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, वो रिसोर्सेज जिन रिसोर्सेज की हमें क्वालिटी पता है, क्वांटिटी पता है, जगह पता है, लेकिन हमारे पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज़ कर पाने के लिए। जैसे वाटर हमारे पास कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, H2O कितनी क्वांटिटी में है। H2O दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्या है, हमारे पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर पाएँ और उसे बाद में हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, आगे आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स होता है, रिजर्व मतलब क्या होता है, बचाना। तो रिजर्व्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हमें क्वालिटी क्वांटिटी पता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है यूज़ करने के लिए, पर हम अभी उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख रहे हैं, रिजर्व करके रख रहे हैं। ठीक है, अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब किस किस का। ओनरशिप मतलब क्या होता है कि किसको बिलोंग करता है ना। तो चार तरीके के ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपका घर है, ठीक है, आपके घर में जो आपके रूम्स हैं, आपका फर्नीचर है, ये आपका खाना है, ये सब आपकी चीज़ें हैं, है ना। तो ये आप इंडिविजुअल और आपकी चीज़ें हैं, तो ये रिसोर्सेज कौन यूज़ कर सकता है, रिसोर्सेज सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अगला आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब आपका घर एक कम्युनिटी में होगा, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे आप रहते होंगे, उस एरिया की रोड्स होंगी, उस एरिया की शॉप्स होंगी, उस एरिया का पार्क होगा, उस एरिया की और भी अलग अलग चीज़ें होंगी जो आपकी कम्युनिटी ने बनवाई होंगी, जो आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करती होंगी। तो वो आपकी कम्युनिटी यूज़ कर सकती है उन रिसोर्सेज को। तो वो कौन से रिसोर्सेज हो गए, वो हो गए कम्युनिटी रिसोर्सेज। फिर आता है नेशनल रिसोर्सेज, जो हमारी नेशनल बाउंड्री के अंदर रिसोर्सेज है ना, जैसे हमारी सीज़, हमारा लैंड, हमारे माउंटेन्स, ये सब क्या है, हमारे नेशनल रिसोर्सेज, मतलब हमारी कंट्री के रिसोर्सेज, और इन्हें हमारी कंट्री में सब यूज़ कर सकते हैं। आखिरी जो हमारा आता है दैट इज़ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री यूज़ कर सकती है। ठीक है, जैसे सीज और ओशंस, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। तो जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट डेवलपमेंट ये देख के होनी चाहिए कि ऐसा ना हो हम सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ कर लें कि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ भी बचे ही ना। ठीक है, ऐसा ना हो ना कि आगे जो जनरेशन आ रही है उसके लिए कोई भी रिसोर्सेज ही ना हो कि वो लोग यूज़ कर पाएँ, और ऐसा भी ना हम लोग करें कि हम जो अभी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनसे हम लोग आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज कर रहे हों। जैसे आसपास आप देख रहे हो, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अनट्रीटेड वेस्ट है जो कि ट्रीट नहीं, जिसको कि हम ट्रीट नहीं करते हैं और वो ऐसे ही पानी में बहा दिया जाता है, देखते हैं ना हम। तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट ख़राब होता है, नदियाँ ख़राब हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हुए ना बाकी सब ना चलना। ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपने अपनी पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है।
तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था हमारा ब्राज़ील में 1992 में, जहाँ पे 100 हेड्स ऑफ स्टेट मिले थे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। क्यों मिले थे? हमारे जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो इतनी ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनको एड्रेस करने के लिए मिले थे कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देनी है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाना है। उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हम लोगों ने अडॉप्ट किया एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 was a declaration signed by world leaders in 1992 at United Nations Conference on Environment and Development, जो कि रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको हम ग्लोबल लेवल पे अचीव करें। ठीक है, इसकी जो एजेंडा का जो मेन एम्स थे वो थे कि जो हमारे एनवायरनमेंट में डैमेज हो रहा है, जो पॉवर्टी है, डिजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम लोग कॉपरेशन से ख़त्म करें। ठीक है, अब इस चीज़ की स्पेशलिटी क्या थी? एजेंडा 21 की स्पेशलिटी थी कि हर स्टेट को बोला गया कि आप अपनी जो स्टेट है उसके लिए अपना लोकल एजेंडा 21 डेवलप करोगे। मतलब क्या होता है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कहीं पे एनवायरनमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो हर किसी स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है तो उनको कॉम्बैट करने के लिए हमें अलग अलग ही तो गोल्स बनाने पड़ेंगे। तो हर स्टेट को बोला गया आप अपने अलग अलग गोल्स बनाओ, अपना लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करो और उसके बाद उसको आगे प्रोसीड करो। ठीक है, समझ आ गया आपको ये टॉपिक? आगे बढ़ते हैं हम। रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग? तो क्या होता है, हमारे आसपास रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। अब हमें प्लान करना है ना कि हम इन रिसोर्सेज को किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पानी है, अगर हमें इसको अचीव करना है तो हमें रिसोर्सेज को एक तरीके से प्लान करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो बिना प्लानिंग के अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ करें तो वो एक बैलेंस बिगड़ जाता है ना। तो रिसोर्सेज को भी हमें प्लान करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना मतलब पता लगाना कि रिसोर्सेज हैं कहाँ कहाँ, जो हमारा रीजन है वहाँ पे रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं और कितने कितने हैं। फिर evolving a planning structure and endowed with appropriate technology, skill, institutional setup for implementing resource plan development। फिर देखना कि उसके लिए प्लान करना कि हम अपने रिसोर्सेज को निकालेंगे कैसे, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे, कितने लोग चाहिए, क्या क्या स्किल चाहिए उन लोगों के अंदर, है ना। आखिरी हमारा आता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको ओवरऑल हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनसे मैच करना है। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्स प्लानिंग और ये होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। तो ये स्टेप्स हमें याद रखने हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है हम लोग जितना रफ यूज़ कर रहे हैं, हमारा लैंड है, हम उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं और इस लैंड को ओवर यूज़ करने की वजह से क्या है, वो लैंड डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड मतलब वो लैंड खराब हो रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड खराब होना, जिसके कुछ रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग मतलब जो तो आपने देखा होगा जो लैंड होता है उस पर लोग अपने एनिमल्स को, पैस्चर्स को घास खिलाने जाता है तो ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं। माइनिंग होती है, माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कोयला जलाया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे रीजंस है लैंड डिग्रेडेशन के। अब लैंड डिग्रेडेशन हो तो रहा है, अब लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं? तो लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं वो है एफॉरेस्टेशन। मतलब
कि पेड़ उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। आपने देखा होगा जब आप हाईवे पे जाते हैं या जब आप एक रास्ते में जा रहे होते हैं, एक लाइन से बहुत सारे ट्रीज़ लगाए होते हैं, है ना। तो लाइन से जो ट्रीज़ लगाए होते हैं दैट इज़ शेल्टर बेल्ट्स, कि प्लांट्स को उगाना ताकि सॉइल उड़े ना। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग जो हो रही है, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। अब जो फैक्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो अनट्रीटेड वेस्ट होता है वो नदियों में ऐसे ही बहा देती हैं जिससे पोल्यूशन होता है ना। तो उस जो वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, कि पहले जो आप वेस्ट निकाल रहे हो उसको ट्रीट करना और बाद में उसको आगे फॉरवर्ड करना। लास्ट आता है कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। जो हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे कंट्रोल करना, ये जो इतना डैमेज हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। आगे हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हमारी 6 टाइप की सॉइल हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। सबसे पहले आती है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। ये कहाँ पाई जाती है, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये सॉइल वहाँ पाई जाती है। एलुवियल सॉइल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक को हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, एक को हम बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको हम बोलते हैं बांगर सॉइल, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको हम बोलते हैं खादर सॉइल। जो बांगर सॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ होता है और वो बहुत कम फर्टाइल होती है, और जो न्यू एलोवेबल सॉइल होती है जिसे हम खादर सॉइल बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसमें कंकड़ भी कम होते हैं। अगली आती है ब्लैक सॉइल, इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉटन ग्रो करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है और इसकी ना वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये मॉइस्चर बहुत अच्छा होल्ड करती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, ये उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, जैसे छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा, डेक्कन प्लेट्यू और उड़ीसा। इट डेवलप्स अ रेडिश कलर। ये रेडिश कलर क्यों डेवलप करती है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ होती है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और असम में, ठीक है। यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे आइडियल क्या होता है, कॉफ़ी और टी उगाया जाता है। ये उस खेती के लिए अच्छी होती है, किसकी, कॉफ़ी और टी की खेती के लिए। अगला आता है हमारा एरिड सॉइल। ये कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में पाई जाती है। ये रेड और ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है और क्या होता है, पानी को इवेपोरेट करके इससे सॉल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, इससे सॉल्ट निकाला जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत कम मॉइस्चर होता है क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। हमें इसको प्रॉपरली खेत को जोतना पड़ता है, हम लोग कल्टीवेशन करें उससे पहले। लास्ट हमारी सॉइल आती है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल हमारी हिली और माउंटेन एरियाज़ में पाई जाती है, हम नाम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये सॉइल फर्टाइल होती है और हम इस पर यूजली टेरेस कल्टिवेशन बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन मतलब होता है सॉइल की जो टॉप शीट है उसका वॉश डाउन हो जाना बहुत सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि हवा की वजह से, पानी की वजह से वॉश डाउन हो जाना मतलब बह जाना। जब पानी की वजह से या हवा की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से जब हमारी टॉप सॉइल है वो बह जाती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है तो इसके सल्यूशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम अभी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, लेकिन हम अभी और 2-3 तरीके के सॉइल इरोजन की बात कर लेते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, जब टॉप सॉइल उड़ जाती है, टॉप शीट ऑफ सॉइल उड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, ठीक है। जब विंड की वजह से टॉप सॉइल उड़ जाती है उसको हम बोलते हैं विंड इरोजन। और एक लैंड होता है, जो लैंड अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं बैड लैंड, मतलब वो लैंड बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो लैंड बिल्कुल इनफर्टाइल हो चुका है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड लैंड। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं ये सॉइल इरोजन की, तो
इसको जो बचाने का तरीका है, इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो वो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। सॉइल इरोजन को बचाने के लिए, सॉइल इरोजन अवॉइड करने के लिए क्या सोल्यूशंस हैं। तो पहला सोल्यूशन है वो है प्लोइंग। प्लोइंग मतलब क्या होता है, जब हम खेत की खुदाई कर रहे होते हैं, तो जो हम खेत की खुदाई कर रहे हैं, जो फार्म्स हैं, जब हम उसमें प्लोइंग कर रहे हैं तो हम जो वाटर है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गड्ढे खोदें, ताकि जो पानी का फ्लो है वो डीएक्सेलरेट हो जाए, मतलब रुक जाए। अगला आता है टेरेस कल्टीवेशन। जो स्टीप स्लोप्स होते हैं ना, जैसे माउंटेन्स हो गए, इन पे सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर बना देना और उसके बाद फार्मिंग करना, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो क्या होता है, एक लार्ज फील्ड को डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रिप्स में, ठीक है, और घास उगा दी जाती है क्रॉप्स के बीच में। तो घास उगाना, ताकि जो हवा है वो उड़ ना पाए। और उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया था, शेल्टर बेल्ट्स, हमारी शेल्टर बेल्ट्स को लगा देना, कि प्लांट्स उगा देना लाइन में, ताकि हवा चले तो वो मिट्टी है वो ना उड़े। ओके, क्लियर हो गया आपको ये। तो अगर आपको इस चैप्टर के में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई और क्वेश्चन या कोई और टॉपिक जो आपको समझना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।